ओम। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, समकालीन भारत एवं शिक्षा यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। और इसमें हम बात कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी, यानी कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी शिक्षा की विशेषताएं थी, और वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी और वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये प्रश्न आया है 2019 में। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि प्राचीनकालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपकी सम्मति से यह शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोगी हो सकती है, यह भी प्रश्न आ सकता है। यह प्रश्न 2017 में आया इस प्रकार से। यह प्रश्न आ सकता है कि वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए उपनयन संस्कार हेतु क्या आयु निश्चित की गई थी, तो इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए आंसर सुनिए इसका, कि प्राचीन भारतीय व्यवस्था मनुष्यों ने एक विशिष्ट शिक्षा पद्धति निर्मित की जो अनेक वर्षों के उपरांत भी अपनी प्राचीन संस्कृति और शिक्षा को जीवंत बनाए हुए है। भारत की प्राचीन सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जिसके निर्माता आर्य थे। वेदों में हमें इस शिक्षा प्रणाली की पूरी जानकारी मिलती है। इस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, अतः वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा की संज्ञा भी दी जाती है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यह है। क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय यह है कि यह प्रकाश का एक स्रोत है और जीवन के विविध क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। डॉक्टर FEK ने लिखा है कि ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तन से अपरिभावित रही, वरन उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। अब बात करेंगे हम प्राचीन भारत में शिक्षा की विशेषताओं की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। जो प्राचीन भारत है उसमें शिक्षा की क्या विशेषता रही है। तो प्राचीन भारत में शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी? पहला पॉइंट है कि उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि पास ले जाना, अतः इस संस्कार के लिए बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था। तो उपनयन संस्कार में बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था। उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए, ब्राह्मणों के लिए थी 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए थी 11 वर्ष और वैश्यों के लिए थी 12 वर्ष थी। उपनयन संस्कार के बाद ही शिक्षा में प्रवेश होता था या शिक्षा का प्रारंभ होता था। छात्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था और उपनयन संस्कार के पश्चात में वह द्विज या ब्राह्मण कहलाता था, और इस प्रकार से छात्र एक कठोर जीवन में प्रवेश करता था। ये सारी बात ध्यान रखेंगे। उपनयन संस्कार का उत्तर वैदिक काल में इतना अधिक महत्व बढ़ा कि इसे मनुष्य का दूसरा जन्म माना जाने लगा। ब्राह्मणों के लिए उपनयन संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया और उपनयन संस्कार के उपरांत ही ब्राह्मण बालक द्विज कहलाने का अधिकारी होता था। ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया जाता था। ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया जाता, मतलब ब्रह्मचर्य। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया जाता था और इसके साथ ही उसके पालन का पूरा पूरा जोर दिया जाता था। तीसरा पॉइंट है कर्मकांड एवं यजमान प्रथा। ये कर्मकांड है, कर्मकांड व यजमान प्रथा। तो यह प्रथा इसी युग की देन है, अतः हवन मंत्रों और बाह्य आडंबरों तथा दिखावे पर अधिक बल दिया जाता था। तो कर्मकांड व्यवस्था इसी युग की देन है,
और इस प्रथा के अंदर हवन, मंत्रों, बाह्य आडंबरों और दिखावे पर अधिक बल दिया जाता था। पॉइंट नंबर 4, धर्म प्रधान होना। तो शिक्षा धर्म प्रधान थी। छात्रों को धार्मिक क्रियाओं संबंधी ज्ञान पर बल दिया जाता था। पॉइंट नंबर 5, शिक्षण विधियां। तो इस युग में मौखिक कार्य के साथ साथ में लिखने का कार्य भी किया जाता था। मतलब मौखिक तो सिखाया जाता था, उसके साथ साथ में लिखने का कार्य भी दिया जाता था, क्योंकि लिखने की कला का विकास हो गया था। लेखन कार्य के लिए विशेष अभ्यास किया जाता था। अतः प्रश्नोत्तर और वाद विवाद आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। शंका समाधान पर, जो शंका समाधान होती थी उस पर भी बल दिया जाता था। पॉइंट नंबर 6, पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में क्या किया गया? पॉइंट नंबर 6 पाठ्यक्रम है। देखो, प्रमुख नियम व्याकरण, गणित शास्त्र, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, कृषि, राजनीतिक और आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। और शुद्ध उच्चारण, स्वर, व्यंजन, रस, छंद, अलंकार आदि इनके शुद्ध बोलने पर अभ्यास कराया जाता था। पॉइंट नंबर 7 कहता है व्यक्तिवाद। तो ब्राह्मण युग में व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया। व्यक्तिवाद पर ब्राह्मण युग में अधिक बल दिया गया और छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दिया जाता था। पॉइंट नंबर 8, शिक्षण संस्थाएं। तो ब्राह्मणीय शिक्षक के प्रमुख शिक्षा संस्थान तक्षशिला, मिथिला, काशी आदि ये प्रमुख शिक्षण संस्थान थे। पॉइंट नंबर 9, गुरु शिष्य का संबंध। तो गुरु शिष्य के संबंध अधिक निकट थे। पिता पुत्र के समान दोनों स्नेह करते थे और वे परिवार के एक सदस्य की भांति रहते थे। छात्र गुरु की तन मन धन से सेवा करता था और साथ ही गुरु भी ज्ञान ज्योति के द्वारा छात्र के मार्गदर्शन निस्वार्थ भाव से करता था। पॉइंट नंबर 10, समावर्तन। तो उस समय शिक्षा की समाप्ति पर विद्या समाप्ति उपदेश, जिसको कॉन्वोकेशन एड्रेस कहा जाता है, वो दिया जाता था। कॉन्वोकेशन एड्रेस वह वर्तमान दीक्षांत समारोह के अनुरूप था। यानी कि जैसे अब वर्तमान दीक्षांत समारोह होता है वैसे ही उस समय क्या था, तो जैसे अब वर्तमान में दीक्षांत समारोह होता है उसी प्रकार से कॉन्वोकेशन एड्रेस यानी कि विद्या समाप्ति उपदेश दिया जाता था। तो गुरु शिष्य को सत्यम वद ध्रम चर स्वाध्यात्मनान मा प्रमदित्व्यम का उपदेश देता था। छात्र विद्या का व्रत लेता था और इसके बाद गुरु से आशीर्वाद लेता था और साथ ही शिष्य द्वारा गुरु को दक्षिणा भी दी जाती थी। पॉइंट नंबर 11, भिक्षावर्ती। तो भिक्षा का अर्थ होता है विनम्रता से होता है। छात्र कुशा, मेखला, मृगछाला, दंड कमल, लंबे केस रखते थे और गुरु की सेवा में पूर्ण रूप से लीन रहते थे। तो छात्र क्या क्या रखते थे? छात्र जो है कुशा, मेखला, मृगछाला, दंड कमल और लंबे केस रखते थे, बड़े बड़े बाल रखते थे और गुरु की सेवा में पूर्ण रूप से लीन रहते थे। भिक्षा मांगने का मुख्य उद्देश्य अहंकार को समाप्त करना था। ऐसे ही नहीं भिक्षा मांगी जाती थी। भिक्षा मांगने का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति जो छात्र पढ़ रहा है, सीख रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसके मन से अहंकार का समाप्त हो जाए। स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा निषिद्ध थी और इस युग में नारी और शूद्रों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान नहीं था। ना तो नारी को शिक्षा प्रदान की जाती थी और ना ही शूद्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा उच्च कुल के लोगों तक ही सीमित थी। यानी कि जो उच्च कुल के व्यक्ति थे, लोग थे, उन तक ही शिक्षा सीमित थी। अब पॉइंट है वर्तमान भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए ग्राह्य तत्व, यानी कि एलिमेंट एक्सेप्टेबल टू डेवलपमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन मॉडर्न इंडिया। हमारे देश की वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है। वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद हमारे देश में क्रमशः बौद्ध शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली
और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विकास भी हुआ। यानी कि कौन कौन सी शिक्षा प्रणालियों का बताया? बौद्ध शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली और फिर अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विकास भी हुआ। परंतु वैदिक शिक्षा प्रणाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर चलती रही और आज भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आज वैदिक शिक्षा प्रणाली नहीं चल रही है। तो आज भी देश भर में वैदिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित धार्मिक शिक्षा केंद्र और धार्मिक शिक्षा केंद्रों में जैसे गुरुकुल, संस्कृत विश्वविद्यालय ये चल रहे हैं। उनका स्वरूप वैदिक कालीन ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों से काफ़ी भिन्न है, इनके अलग है, परंतु मूल आधार अभी भी वही है जैसे पहले था। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में उसका योगदान निम्नलिखित रूपों में है। कौन कौन से रूप हैं? नंबर 1, शिक्षा में राज्य और समाज की भागीदारी का शुभारंभ। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि शिक्षा में राज्य और समाज की भागीदारी का शुभारंभ वैदिक काल में, वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। राज्य नहीं करता था शिक्षा की व्यवस्था। तो उस समय इसका मतलब गुरुकुल में स्वयं जब ही तो भिक्षा मांगते थे बच्चे और उस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। परंतु उस काल में गुरुजन राजा यानी कि राज्य और प्रजा यानी कि धनी वर्ग के लोग दोनों से शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित करते थे। तो जो गुरुजन थे वो राजा और प्रजा दोनों को शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि उनके योगदान के बिना शिक्षा संभव नहीं थी। परिणाम स्वरूप उस काल में राजा और समाज के धनी लोग गुरुकुलों में को खुले हाथों से दान देते थे। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व हो गया है। यानी कि किसी भी राज्य में, राज्य के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था होगी उस राज्य का दायित्व होगा, परंतु समाज के सहयोग के बिना अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था में राज्य और समाज की इस भागीदारी का शुभारंभ वैदिक काल से ही हो गया था। दूसरा पॉइंट, शिक्षा के विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का शुभारंभ वैदिक काल में ही शिक्षा का संगठन केवल 2 स्तरों में किया गया था, जिसमें प्राथमिक और उच्च शिक्षा थी। परंतु शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने की नींव उस काल में ही रख दी गई थी और उस नींव के आधार पर, मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर आज शिक्षा के विभिन्न स्तरों, शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि में विभाजित किया गया है। शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ में वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग संकुचित और व्यापक दोनों अर्थ में किया जाता है। आज भी उसका प्रयोग दोनों अर्थों में किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि तब शिक्षा ज्ञान और कौशल का पर्याय मानी जाती थी और अब शिक्षा ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षा के सार्वभौमिक और सार्वकालिक उद्देश्यों का निर्माण वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक थे। तो शिक्षा के सार्वभौमिक और सार्वकालिक उद्देश्य का निर्माण, तो वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक थे और उस समय शिक्षा द्वारा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और व्यवसायिक और आध्यात्मिक विकास, इन सब का विकास किया जाता था। शिक्षा के द्वारा सार्वभौमिक, सार्वकालिक उद्देश्य हैं। शिक्षा के सार्वभौमिक और सार्वकालिक उद्देश्य हैं। आज भी ये हमारे देश की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। समय की मांग के अनुसार हमने इसमें केवल 2 उद्देश्य और जोड़े हैं। कौन कौन से उद्देश्य जोड़े हैं? नंबर 1, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। और इस प्रकार से आधुनिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्य भी मूल रूप से वैदिक कालीन शिक्षा की ही देन है। विस्तृत पाठ्यचर्या एवं विशिष्टीकरण का शुभारंभ। वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या अति विस्तृत थी। उसमें उस समय तक विकसित समस्त ज्ञान और कौशल संगठित था
उसी के आधार पर हमने अपनी आज की भारतीय शिक्षा में आज तक विकसित समस्त ज्ञान विज्ञान और कौशल एवं तकनीकी को स्थान दिया है। अंतर केवल इतना हुआ है कि तब भाषा साहित्य और धर्म और नीति शास्त्र के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता था और आज भाषा गणित विज्ञान एवं तकनीकी के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षण की उत्तम विधियों का निर्माण। विश्व भर में अन्य मानव जातियों में शिक्षा की शुरुआत होने से पूर्व ही हमारे देश में यानी कि भारत में शिक्षण की अनेक उत्तम विधियों जैसे अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, इसके अलावा तर्क विधि, नाटक, कहानी, इन सब का विकास हो चुका था। श्रवण मनन निधिध्यासन विधि का विकास हो चुका था और शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया जाता था। अतः आज मनोविज्ञान के ज्ञान और विज्ञान एवं तकनीकी के आविष्कारों के आधार पर हमने अन्य उत्तम शिक्षण विधियों का विकास किया, परंतु यदि गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि इसका उपदेश वैदिक कालीन गुरुओं ने ही दिया था। पॉइंट नंबर 7, अनुशासन के सही संप्रत्यय को कहते हैं कंसेप्ट। तो इस सही संप्रत्यय का विकास प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन के सही संप्रत्यय का विकास। तो प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संयम से लिया जाता था, यानी कि आत्मा के संयम से लिया जाता था। और उत्तर वैदिक काल में गुरुओं के आदेशों और गुरुओं के नियमों का पालन से लिया जाता था। आज हम वैदिक कालीन अनुशासन में के इस संप्रत्यय को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें बाह्य अनुशासन यानी कि नैतिक नियमानुसार आचरण और आंतरिक अनुशासन यानी कि नैतिक नियमों के लिए स्वीकृति एवं तदनुकूल आचरण की आंतरिक प्रेरणा। इसी बीच संसार में अनुशासन संबंधी अनेक धारणाएं विकसित हुई, परंतु हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों को समान महत्व दिया जाता है। यह हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा की वैदिक कालीन शिक्षा की ही विशेष देन है। पॉइंट नंबर 8, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बीच मधुर संबंधों की सुदृढ़ नींव। वैदिक काल में शिक्षक अति ज्ञानी एवं अति संयमी होते थे। जो शिक्षार्थी थे वो जिज्ञासु, श्रद्धालु, विनम्र और अति संयमी होते थे। उस समय उनके बीच अति मधुर संबंध होते थे। ऊपर से प्रेम बरसता था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। वैदिक काल में गुरु शिष्यों के बीच में इन मधुर संबंधों की नींव इतनी सुदृढ़ थी कि संसार में लाख परिवर्तन होने के बाद भी हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में आज भी शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में अपेक्षाकृत बहुत अच्छे संबंध है। काश आज के शिक्षक और शिक्षार्थी वैदिक कालीन शिक्षक और शिक्षार्थियों की भांति एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं और शिक्षा क्षेत्र की समस्त समस्याएं तुरंत हल हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 9, विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण संस्थाओं का निर्माण। तो वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी और आज भिन्न भिन्न स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था विशेष प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में होती है। परंतु वास्तविकता यह है कि इसकी नींव भी वैदिक काल में ही रखी गई थी और उस काल में भिन्न भिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के गुरुकुलों की व्यवस्था की गई थी। उसी के आधार पर आज भिन्न भिन्न आयु वर्ग और विशेष पाठ्यक्रमों के आधार पर विशेष प्रकार के विद्यालयों की व्यवस्था या स्थापना की जाती है। यदि हम आज के विद्यालयों को वैदिक कालीन गुरुकुलों की भांति प्रदूषण रहित स्थानों पर स्थापित करके उनमें उच्च परिपाटी का निर्माण करें तो उनमें संस्कार प्रधान क्रियाओं को स्थान दें तो निश्चित रूप से हम पुनः संस्कार प्रधान शिक्षा की पुनर्स्थापना कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 10 कहता है कि जन शिक्षा के महत्व की स्वीकृति। ये जून नहीं है, जन है। तो जन शिक्षा के
महत्व की स्वीकृति। तो वैदिक काल में जन शिक्षा का संप्रत्यय विकसित नहीं हुआ था, परंतु शिक्षा का ज्ञान और ज्ञान का तीसरा नेत्र मानकर उस समय शिक्षा के महत्व को स्वीकार अवश्य कर लिया गया था। शिक्षा के इस महत्व के कारण आधुनिक युग में जन शिक्षा का संप्रत्यय विकसित हुआ और प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा का अधिकार सबको प्राप्त था, परंतु शिक्षा सबसे सर्वसुलभ नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को तो उच्च शिक्षा के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया था, और ये सब तथ्य ऐसे हैं जो जन शिक्षा विरोधी हैं। परंतु दूसरी ओर यह भी बात सत्य है कि ये बंधन गुरुकुलीय शिक्षा में ही थे। परिवारों में तो सब ही किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते थे, मतलब अपने अपने परिवार में जिस प्रकार की जिसको शिक्षा देनी है बच्चों को, तो उस प्रकार की शिक्षा उनको दी जाती थी। स्त्री और पुरुषों की समान शिक्षा। तो वैदिक काल में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाता था, यानी स्त्रियों के समान ही पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी। परंतु उस समय स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आधुनिक काल में पुनः स्त्री पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है और स्त्रियों को पुरुषों की भांति ही किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। विशेष बात तो यह है कि अब समान अधिकार के साथ साथ समान अवसर भी सुलभ कराए जा रहे हैं, पर इस सब की नींव तो वैदिक काल में ही रख दी गई थी और इसके लिए हमें वैदिक कालीन ऋषियों और गुरुओं का ऋणी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 कहता है कि व्यवसायिक शिक्षा का शुभारंभ। तो वैदिक काल में आज की व्यवसायिक शिक्षा को कर्म शिक्षा कहा जाता था, यानी कि जो आज की शिक्षा है, प्रोफेशनल व्यवसाय है, उसको कर्म शिक्षा कहा जाता था। तो प्रारंभिक वैदिक काल में यह शिक्षा छात्रों की योग्यता और क्षमता के आधार पर दी जाती थी। कैसी छात्रों की योग्यता है और कैसी उनकी क्षमता है, उसी आधार पर उनको शिक्षा दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में छात्रों के वर्ण के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो कौन से वर्ण से छात्र आता है, तो जिस वर्ण का छात्र है उसी के आधार पर उसको शिक्षा दी जाती थी। आज संसार के अधिकतर देशों में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और आज सभी मनुष्यों को अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार किसी भी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और ऐसा ही प्रारंभिक वैदिक काल में भी था। यह देन भी वैदिक काल शिक्षा की देन ही है। पॉइंट नंबर 13, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर बल। तो वैदिक काल में धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। वैदिक काल में धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया जाता था, परंतु आधुनिक युग में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के अभाव में हमारा नैतिक और चारित्रिक पतन हुआ है और इसी कारण से आज देश में पुनः धार्मिक और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस क्षेत्र में हम मूल रूप से वैदिक शिक्षा प्रणाली के ऋणी हैं। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से देने की शुरुआत संसार में सबसे पहले वैदिक काल में ही हुई थी। पॉइंट नंबर 14, कटु अनुभवों से सीख। तो हमने वैदिक कालीन शिक्षा की कमियों से सीखा कि वैदिक कालीन शिक्षा में कौन कौन सी कमियां थी और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में योगदान को मानते भी थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा राज्य के नियंत्रण में नहीं थी। परिणाम क्या हुआ कि इस देश में जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी, यानी कि लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी। और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में धार्मिक एवं नैतिक विकास पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। परिणाम यह हुआ कि हमारे देश भौतिक दौड़ में पिछड़ गया। वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम विशुद्ध संस्कृत भाषा थी। अगर पूछे कि कौन सी भाषा का प्रयोग होता था वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली के रूप में, तो उसमें विशुद्ध संस्कृत भाषा का यूज होता था। तो जिसके कारण सामान्य परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि संस्कृत भाषा प्रयोग होती थी। वैदिक काल में बालिकाओं के लिए अलग से गुरुकुल नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि उस समय स्त्रियां सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। कुल मिलाकर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए नींव का पत्थर है और उसी आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।